Shareholders of A and B is to be paid by issuing sufficient number of fully paid up equity shares of 10 each at a premium of 10 per share. शेयरहोल्डर्स जो हैं उनको सफिशिएंट नंबर ऑफ फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स दिए जाएंगे ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर। समझे? आगे कहता है assuming amalgamation in the nature of purchase you are required to pass the necessary journal entries, narration is not required। ओ मजा आ गया भाई, बल्ले बल्ले। in the books of Z Limited and prepare balance sheet of Z Limited immediately after amalgamation of both the companies। सर amalgamation in the nature of purchase इंस्टीट्यूट ने आपको बता दिया है, ये है। अब जर्नल एंट्री किसकी किताबों में देनी है? जेड की किताबों में। जो बी ने डिविडेंड दिया था, बोलो क्या ये एंट्री आएगी जेड की किताबों में? ये दोनों एंट्रियां जेड की किताबों में आएंगी या बी की किताबों में आएंगी? ये बी की किताबों में आएंगी, जेड में नहीं आएंगी। चलो आओ। हाफ पेजेस पे अपना जर्नल बना लीजिए, 2.5 हाफ पेजेस पर अपना जर्नल बना लीजिए। और उसके बाद क्या कहते हैं मेरे बच्चों, यहां पर आकर आप अपना वर्किंग नोट बनाइएगा परचेज कंसिडरेशन निकालने के लिए। नंबर ऑफ शेयर्स, ए में कितने बेटा 3 लाख और बी में कितने बेटा 240। वैल्यू अग्रीड पर शेयर कितना हुआ है बेटा? क्वेश्चन में देखो 18 एंड 12 पर शेयर का वैल्यू अग्री हुआ है, तो टोटल वैल्यू ऑफ बिजनेस कितना है? बिजनेस या नेट एसेट्स का वैल्यू आप बोल सकते हो, ये है। और जो न्यू कंपनी है वो एफ पॉइंट में क्या बोल रही है? दैट विल इशू सफिशिएंट नंबर ऑफ फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर। इशू प्राइस पर शेयर इज 10 प्लस 10 20। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, ठीक है मेरे बेटे? आइएगा अपने पास जर्नल एंट्रीज पे, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। अब देखो एक एक करके जर्नल एंट्री दोनों के लिए करनी है। अब एक ही क्वेश्चन में दो बार अमैल्गमेशन का एंट्री आएगा, एक ही क्वेश्चन में दो बार अमैल्गमेशन की एंट्री आएगी। और नरेशन नॉट रिक्वायर्ड उन्होंने बोल दिया है। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ए लिमिटेड। सबसे पहले ए लिमिटेड का एक्विजिशन करते हैं, ये आ गया 54 लाख। 54 लाख का परचेज कंसिडरेशन था, वर्किंग नोट नंबर 1 में अपन ने बनाया है। ठीक है, सारा एसेट सारा लायबिलिटी लेकर आइए यहाँ पे। ए का जितना भी एसेट था उसमें याद रखना, ए के लिए उसने कहा है कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑफ ए इज टू बी ट्रीटेड एज एन एक्चुअल लायबिलिटी वर्थ रुपीज 2 लाख। तो वो लायबिलिटी भी हमको यहाँ पर लानी पड़ेगी। पहले सारा एसेट लेकर आते हैं ए का।
28 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग, 20 लाख का प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, लॉन्ग टर्म एडवांसेस। याद रखना ये म्यूचुअल विंग्स को अपन लास्ट में कैंसिल कर देंगे, ठीक है। चलिए बेटा, और अपने सारे लाइबिलिटीज लेकर आते हैं। सारी लाइबिलिटी आ गए मेरे बेटे। अब ये देखो, टू अदर लाइबिलिटी। अब यहाँ पर वो लाइबिलिटी आ रहा है 2 लाख रुपए का, जो हम एडिशनली लेकर आ रहे हैं, जो कंटिजेंट लाइबिलिटी और लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो रहा है, उसको क्रेडिट साइड पे ले आए। और अब यहाँ पर हम फिर वो बिजनेस परचेज का एंट्री लिखकर जो भी आपका बैलेंसिंग निकल रहा है वो आप यहाँ पे डाल देंगे। गुडविल या कैपिटल रिजर्व निकालिएगा बेटा। डेबिट साइड पे टोटल है 7180। 12,20,000 का गुडविल जनरेट हो रहा है। एक बार मेरे बच्चे आप भी चेक कीजिएगा क्या ये आंसर सही आ रहा है मेरा। 12,20,000 का ही गुडविल आया है आपका भी। डन। यस सर। नाउ यू हैव टू मेक द पेमेंट। तो पेमेंट के लिए आप लिक्विडेटर को पे कर दीजिए। लिक्विडेटर ऑफ पे टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। डन। अब एंट्री स्टार्ट करते हैं अपने बी के लिए। अब दोबारा से वही पूरा एंट्री होगा, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट। तो दोबारा सारा एंट्री करना पड़ेगा। यस सर, क्या कॉम्बो कर सकते हैं? नो, आपको दोनों के लिए दिखाना पड़ेगा। अगर यहाँ 4 एंटिटी होती तो मैं 4 एंटिटीज के लिए एंट्री करता, लिक्विडेटर ऑफ बी लिमिटेड। समझ में आ गई बात? तो अपने शॉर्टकट मत लगाना एग्जाम में जाके। 2880। अच्छा, अब सारा एसेट सारा लायबिलिटी लेकर आते हैं। अब यहाँ पे याद रखना कि बी का कैश कम हो गया है बिकॉज उसने डिविडेंड दिया था, ठीक है ना? तो वो बात याद रखना। चलिए, अनसिक्योर्ड लोन 8,20,000 रुपए के, इसी में ही लोन फ्रॉम ए भी इंक्लूडेड है बेटा, उसमें लिखा हुआ है। चलिए, इसके अलावा और कोई लायबिलिटी इनका है नहीं। इनका लिखेंगे साथ में बिजनेस परचेज अकाउंट। करिए। यहाँ पर तो बेटा कैपिटल रिजर्व जनरेट हो गया है। चेक कीजिएगा क्या हमारा आंसर करेक्ट है। 1,00,000 रुपीज का कैपिटल रिजर्व आया है। फाइनली लिक्विडेटर को पे कर दीजिए। लिक्विडेटर को पे कर दीजिए। 28,80,000 टू। यस सर, सही है, थैंक यू पुनीत। टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने का शेयर कैपिटल दिया बेटा और कितने का सिक्योरिटी प्रीमियम दिया बेटा?
1440 का ये है और 1440 का वो है, मतलब कहने का मतलब है 1,44,000 शेयर्स पे 10 रुपए का तो कैपिटल में चला गया और 10 रुपए उसका प्रीमियम में चला गया। डन हो गई ये बात? जी हाँ सर जी। उसके बाद अब उसमें लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की बात करी है और इसके अलावा डिवेंचर होल्डर्स को जो उन्होंने देना है, तो डिवेंचर होल्डर का पहले पेमेंट करवाते हैं। चलो एक एक करके टेकअप करते हैं। जो डिवेंचर होल्डर ए के आए थे उनको अपन ने क्या देना था? 10% डिवेंचर्स ऑफ AR टू बी इशूड 12% डिवेंचर्स। कितने के थे डिवेंचर होल्डर? 20 लाख रुपीस के। तो वी आर टू इशू 20 लाख ऑफ 12% डिवेंचर्स टू देम, राइट? नाउ कंटिंजेंट लायबिलिटी वाली बात हो गई, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस वाली बात अभी हम करेंगे। पहले म्यूचुअल लोन्स को कैंसिल कर लेते हैं, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस समझाता हूं। म्यूचुअल लोन्स कितने का था बेटा? 2,20,000 का था सर। अनसिक्योर्ड लोन्स अकाउंट डेबिट टू लॉन्ग टर्म एडवांसेस टू बी 2,20,000। कैसे पता लगा 2,20,000 है? इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत? सर आपको कैसे पता 220 है? यहाँ थोड़ी ना कहीं लिखा था बेटा, बैलेंस शीट से वो कॉमन सेंस है। जैसे कि वो कह रहा है कि जो मैंने एडवांस दिया है बी को वो 2,20,000 रुपए का है, तो बी के भी जो सिक्योर्ड लोन्स अगर 20 के हैं तो इसमें 220 मतलब ए से लिया हुआ वाला वैल्यू होगा, बाकी उसका आउटसाइडर से है। 220 उसने ए से लिया हुआ है, तो इसमें मेरे को लगता नहीं किसी को इशू होगा वैसे, बट फिर भी अगर था तो क्लियर हो गया। नाउ कमिंग ओवर टू लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। आइए मेरे बेटे ए के लिए अब मुझे बताइए कितना लिक्विडेशन एक्सपेंस पे किया है? 50,000। ए का गुडविल जनरेट हुआ था या कैपिटल रिजर्व? चलो ऊपर उसका एक्विजिशन एंट्री में ए के लिए गुडविल जनरेट हुआ था, तो ए का लिक्विडेशन एक्सपेंस का एंट्री क्या होगा? गुडविल टू कैश। करिए, गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये अपन ए लिमिटेड के लिक्विडेशन एक्सपेंस पे कर रहे हैं, ठीक है? कैश पे किया ए के लिए। अब बी के लिए क्या पे कितना पे किया? 30,000। अब बी का ऊपर जाकर देखिए कैपिटल रिजर्व जनरेट हुआ था 1 लाख रुपीस का, तो एंट्री क्या होगा? जो भी मेरा एक्सपेंस है वो मैं इसी प्रॉफिट ऑफ अमलगमेशन से राइट ऑफ डालूंगा। कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कैश 30,000। ये अपन डी लिमिटेड के लिए डाल रहे हैं, ठीक है? नाउ क्या बताया था आप लोगों को? गुडविल और कैपिटल रिजर्व आपस में क्या है? दुश्मन। और दुश्मन एक बैलेंस शीट में नहीं बैठ सकते। बोलो सीआर का बैलेंस कितना बचा है तुम्हारे पास? ऊपर देखो 1 लाख का क्रेडिट आया था, 30,000 का डेबिट आया, तो सीआर तुम्हारे पास कितने का बचा है? 70,000 का। गुडविल हमारे पास बहुत हाई वैल्यू है, तो गुडविल तो और जनरेट हो गया। 1220 का था, 50,000 रुपए का और आ गया। तो अब क्या करना पड़ेगा? जो हमारा कैपिटल रिजर्व है उसको हम डेबिट करेंगे और गुडविल जितना अपन लॉस ऑन अमलगमेशन है, देखो कैपिटल रिजर्व बताता है प्रॉफिट ऑन अमलगमेशन, गुडविल दिखा रहा है लॉस ऑन अमलगमेशन, तो जितना लॉस हम प्रॉफिट से राइट ऑफ कर पाए मैक्सिमम वो तो हम कर लें। अब कैपिटल रिजर्व में 70,000 का बैलेंस बचा है, वो तो राइट ऑफ कर लें। गुडविल अकाउंट जो मेरा लॉस है 70,000 का एटलीस्ट गुडविल में, वो तो उतना लॉस तो मैं कवर कर लूं। ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ठीक है? इसके बाद बैलेंस शीट रहती है, बैलेंस शीट आप अपने घर पर करेंगे। एक दो बातें मैं आपको एडिशनली बता देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए। एडिशनल बातें कौन सी आप बता रहे हैं? होमवर्क में आपके पास बैलेंस शीट जाएगा, ठीक है? एडिशनल बातों में पहली चीज तो आपका गुडविल का बैलेंस कितना बचा। देखो 12,20,000 का जनरेट हुआ था गुडविल, 1220 का जनरेट हुआ था गुडविल, 50,000 का और ऐड हुआ और 70,000 का राइट ऑफ हो गया। तो यानी गुडविल का बैलेंस आपके पास आपको आपकी बुक्स में 12 लाख रुपए मिलेगा जब आप बैलेंस शीट बनाओगे इंटेंजिबल एसेट्स की, ठीक है? दूसरी बात, जो हमने लोन एक्वायर किया है बी का, ये जो लोन एक्वायर किया है बी का अनसिक्योर्ड लोन और बी 1,20,000, इसमें से 220 तो गया, बाकी कितना बचा? 6 लाख का। अनसिक्योर्ड लोन बचा 820 माइनस 220, 6 लाख का। अब इस 6 लाख के लोन को जस्ट गिव योर नोट, आपको इसको लॉन्ग टर्म मानना है या शॉर्ट टर्म? आप दोनों में से कुछ भी मान सकते हो। लॉन्ग टर्म मानना है या शॉर्ट टर्म मानना है? गिव योर असम्पशन, गिव योर असम्पशन, ठीक है? तीसरी बात, जब शेयर कैपिटल का नोट बनाओगे तो उसमें जरूर लिखना ऑल शेयर्स आर इशूड फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। ये मेंशन करना जरूरी होता है, ये मैंने आपको करवा रखा है, प्लीज इनको याद रखिएगा, इन बातों को, इस चीज को जरूर मेंशन करिए, डू मेंशन। बाकी सब तो बताना ही है कि कितने शेयर है, कितने रुपए वाले और टोटल कैपिटल कितना है, बट ये भी चीज जरूर बताइएगा, ठीक है मेरे बच्चे? बाकी और मुझे लगता नहीं आपको कोई दिक्कत आएगी, आनी तो नहीं चाहिए, आनी तो नहीं चाहिए। चलिए मेरे बेटे, चैप्टर में बस एक आखिरी चीज आपको बतानी रह गई है, वो जो हम डिस्कस कर रहे थे अपने नोट्स में, कई बच्चों ने उस टाइम पे कहा था, ये तो एक चीज पॉइंट है, ये अच्छा पॉइंट नंबर 4 देख लो, ये हमारे इंपॉर्टेंट नोट्स में रह गया था। हाँ बेटा, अभी बताता हूँ वंशिका, 2 मिनट रुको। पॉइंट नंबर 4 हमारे इंपॉर्टेंट नोट्स में रह गया था, जहाँ पे मैं आपको गुडविल की कल बात बता रहा था ना, तो बेटा याद रखना, जब भी गुडविल गिवन होगा ना क्वेश्चन में, जैसे मैंने कल आपको आईपीएम क्वेश्चन नंबर 13 दिया था, तुमने आंखें बंद करके दो चीज समझ जानी है, और मेथड टू कंप्यूट द गुडविल इज गिवन इन क्वेश्चन। या तो गुडविल गिवन है आपके क्वेश्चन में, मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, या तो गुडविल का वैल्यू गिवन है, या फिर आपके पास कोई मेथड बताया है कि गुडविल कैसे निकालना है। इट इंप्लाइज 2 थिंग्स, क्वेश्चन इज इन द नेचर ऑफ परचेज, वो मर्जर हो ही नहीं सकता अगर वो गुडविल निकलवा रहा है तो, एंड परचेज कंसीडरेशन विल बी कैलकुलेटेड यूजिंग नेट एसेट। ये दो चीजें होंगी ही होंगी वहां पे, देख लेना। ये एक लर्निंग है जिसको अपने पास अप्लाई करना है, क्वेश्चन कर रहे होगे, देखोगे तुम, ये तुमको निकल के आएगा लर्निंग, जब 2-3 बार रिवाइज कर लोगे ना चैप्टर को, तुमको तो यार गुडविल का क्वेश्चन है ना, ये अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है, और यहां नेट एसेट्स के थ्रू ही अपन को निकालना रहेगा गुडविल का वैल्यू, ठीक है? और ये वाला क्वेश्चन कह रहा हूं बेटा, जिसमें तुम परेशान हो रहे थे ना, ये वाला, जब हम अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज करते हैं, तो अमाउंट टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट रिजर्व कैसे निकालते हैं सर? परचेज कंसीडरेशन माइनस शेयर कैपिटल ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। इसमें मैंने आपको लॉजिक भी बताया था, ट्रांसफरर कंपनी का एसेट गया, लायबिलिटी गया, रिजर्व गया, बैलेंस शीट में क्या बचा? सिर्फ शेयर कैपिटल, ऐसा इमेजिन करो। तो अब जो पैसा आ रहा है उसको शेयर कैपिटल से कंपेयर करोगे ना, पैसा आ रहा है उसको शेयर कैपिटल से कंपेयर करोगे, तो रिजर्व भी वहां पर चला गया है, ताकि आपको ये निकाल सको कि आपको रिजर्व से कितना एडजस्ट करना है। एक क्वेश्चन करवा देता हूं, AS 14 का जो तुम्हारा टेक्स्ट है,
एएस ये चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 2, चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 2 सब कुछ तुमको पढ़ा दिया गया है। जितना इसमें लिखा था समराइज मैनर में मेरे एडिशनल नोट्स में है, तुमको और पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। यहां से ये देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। कहता है एक्स कंपनी लिमिटेड हैविंग शेयर कैपिटल ऑफ 50 लाख डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच वाज टेकन ओवर बाय वाई कंपनी लिमिटेड। वाई कंपनी लिमिटेड इशूड 11 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीस 10 ईच फॉर एवरी 10 शेयर्स ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड। हर 10 शेयर के लिए उन्होंने अपने 11 शेयर दे दिए। हर 10 शेयर के लिए उन्होंने अपने 11 शेयर दे दिए। एक्सप्लेन हाउ द डिफरेंस विल बी एडजस्टेड इन द बुक्स ऑफ वाई कंपनी लिमिटेड फॉर द शेयर्स इशूड अंडर पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड ऑफ अमालगमेशन एज पर एएस 14। अब देखो कितना परचेज कंसीडरेशन मिला। पहले तो ये देखो दे हैड 50 लाख का कैपिटल डिवाइडेड इनटू 10 ईच। तो उनके पास कितना शेयर था? 5 लाख शेयर था। 5 लाख शेयर था। अब परचेज कंसीडरेशन में उन्होंने क्या बोला? इन 5 लाख शेयर्स पे हर 10 के बदले 11 शेयर देंगे। इन 10 के बदले 11 शेयर देंगे। कितने रुपए वाले बेटा? ऑफ 10 ईच। ऑफ 10 ईच। तो उन्होंने तुमको कितने का परचेज कंसीडरेशन दिया? 55 लाख का। और उनका एक्जिस्टिंग शेयर कैपिटल कितना है मेरे बेटे? वो है 50 लाख। ये लिखा हुआ रुपीस 50 लाख। तो यहां से तुम सीधा निकाल सकते हो अमाउंट टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट रिजर्व इज 5 लाख। मतलब ये ओवर एंड अबव उनको शेयर कैपिटल के ऊपर पे किया है, तो ये हम उनके रिजर्व से एडजस्ट करेंगे। उसने बोला ना पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में, मतलब इन द नेचर ऑफ मर्जर में रिजर्व से कितना एडजस्ट करोगे, तो ये आ जाएगा एडजस्टेड टू रिजर्व। ठीक है, इसको बेशक तुम यहीं पर अपने पास बुक में आंसर बना लो या कोई पीली पर्ची लगा लो। सिंपल है, वैसे तो करवा रखा है। वेरी गुड पुनीत अंशिका, सर कोई दिक्कत थी नहीं, बट इसलिए करवा दिया कि अगर बच्चे के फिर भी दिमाग में कोई कंफ्यूजन है, कोई एक दो क्वेश्चन हो गए तो उसको समझ आ जाए। ये देख लीजिए वही सेम काम है। परचेज कंसीडरेशन माइनस शेयर कैपिटल डिफरेंस टू बी एडजस्टेड टू जनरल रिजर्व। खत्म। इसी के साथ आपके चैप्टर का समाप्ति होता है। एएस 14 हमने बेटा बहुत डिटेल में पढ़ा है, एकदम इंडेप्थ गए हैं हम लोग। अपना होमवर्क लिखिएगा। अभी क्लास नहीं खत्म हुई, ये चैप्टर खत्म हुआ है, तो इसका होमवर्क दे रहे हैं आपको। इलस्ट्रेशन नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर, तुम्हारे यहाँ से तो क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, तो ये जो क्वेश्चन इधर है एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10 चैप्टर 9 में। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन 10 है पेज 9.38। पेज 9.38 पे है, ये लिख लो। 10 क्वेश्चन करना है तुमने होमवर्क में, सब क्वेश्चन करवा रखे हैं, और एक इलस्ट्रेशन नंबर 2 करना है, ये भी तुम्हारा होमवर्क में है। पेज नंबर है 9.32। इलस्ट्रेशन नंबर 2 9.32 प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 9.38 ऑफ योर मॉड्यूल। इसके अलावा जो मैंने ऊपर आईपीएम क्वेश्चन 3 वैसे तो पहले ही दिया था, बट अगर अभी भी नहीं किया तो बैलेंस शीट उसकी बना लेना। और क्या है, बस दैट्स ऑल। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9 भी लिख लेना, यही सेम इसी का ही भाई, पेज नंबर 9.38। ठीक है मेरे बेटे, ये आपका चैप्टर नंबर, जो हम ये अमेलगमेशन वाला चैप्टर 9 पढ़ रहे थे, और चैप्टर 13, हमारे 2 चैप्टर्स फिनिश हो गए हैं। वी आर डन विद चैप्टर नंबर 9 एंड चैप्टर नंबर 13 ऑफ योर कोर्स। फिनिश। अपने अगर आप लोग जाएंगे शेड्यूल फॉर द बैच में, तो आपका ये खत्म हो गया। अब अपन चैप्टर 11 पे मूव करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 14 नंबर बेटा मैं आप लोगों को सौंप चुका हूं, ये 14 नंबर आप संभालिए। डिटेल प्रैक्टिस करवा के आप लोगों के साथ एक कॉन्सेप्ट, अब मैं अगले 14 नंबर की प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूं। ठीक है, सिस्टमैटिक है हर एक चीज, जो फर्स्ट क्लास में बोला था, सिस्टम बनाएंगे, सिस्टम से चलेंगे। चलिए अब एक काम करते हैं बेटा, चैप्टर तो शुरू करना ही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम लोगों ने। हम इस चैप्टर को ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद एक फ्रेश माइंड से इस चैप्टर पे बैठते हैं वन गो में। ठीक है, तो आ जाइए अपने पास 10 से 15 मिनट का ब्रेक लीजिए। विल मीट यू आफ्टर द ब्रेक। बाय बाय, टाटा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आ जाइए बेटा जी, आ जाइए बेटा। फ्रेश पेज पर आज की डेट डालेंगे, पेज नंबर लिखेंगे, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हेडर देंगे, और आज की क्लास का रोड मैप लिखेंगे। सबसे पहले एक हम आपसे शेयर करेंगे चैप्टर का ओवरव्यू। इस चैप्टर में हम लोग अपने पास किस किस चीज का नॉलेज गेन करने वाले हैं, पहले तो एक बात कर लेंगे। फिर हम लोग अपने पास आज शेड्यूल 3 का अंडरस्टैंडिंग लेंगे। सबसे पहले शेड्यूल 3 अंडरस्टैंडिंग, इसको मैं आप लोगों को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बैलेंस शीट एंड पीएनएल के साथ कंपेयर कर प्रैक्टिकल नॉलेज दूंगा। आज आपको मैं एक रियल लाइफ बैलेंस शीट आपके सामने रखकर आज आपको कंपैरिजन दिखाएंगे, और प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ आपको लेकर चलेंगे। ठीक होगी जी बात? बहुत मजा आएगा बेटा, बहुत मजा आएगा। यू आर गोइंग टू लव इट, ट्रस्ट मी। जब हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ को डिस्कस करते हैं, वो चीजें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट करती हैं हम लोगों को। ठीक होगी जी बात? जी हाँ सर, आज बस इतना ही करेंगे हम। मैं आज कोई क्वेश्चन नहीं पिक करने वाला इस क्लास में, लेकिन ये क्लास आपके कोर्स की सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, ये बात समझ लीजिएगा। ठीक है जी सर, लिख लिया सभी बच्चों ने? चलिए सबसे पहले चैप्टर ओवरव्यू आपको दे देते हैं। इस चैप्टर में बेटा, ये जो हम चैप्टर नंबर 11 आपको बोल रहे हैं, ये चैप्टर 2 यूनिट्स में डिवाइडेड है आपके लिए। एक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी जहां पर हम आपसे बात करेंगे पीएनएल, बैलेंस शीट एंड ऑल, और एक है कैश फ्लो स्टेटमेंट। आप ये समझ लीजिए, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला पार्ट है, ये 14 मार्क्स का आपको आपके पेपर में देखने को मिलेगा। और ये जो आपको हम बता रहे हैं चैप्टर नंबर 11 मेरे बेटे, जो आपके कोर्स का है, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर तो आपका यूनिट 1 बनता ही बनता है, साथ में यूनिट 2 कैश फ्लो स्टेटमेंट का गिवन है। अब इंस्टीट्यूट ने अगेन क्या किया है, कैश फ्लो स्टेटमेंट एज एन एएस भी आपको दिया है, आपके कोर्स का पार्ट है,
एंड एज अ सेपरेट चैप्टर भी आपके कोर्स का पार्ट है। जैसा अभी अपन ने एमलगमेशन के लिए देखा था, वैसा ही सिमिलरली यहाँ पर भी है। ठीक है, ये आपके पास जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है, आपको बताते हैं, ये चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 2 में भी बैठा हुआ है। चैप्टर नंबर 4 यूनिट नंबर 2 में भी बैठा हुआ है। ये दोनों मिलाकर आपके पास ये 5 to 8 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। ये अंडरस्टैंडिंग लिख लीजिए अपने पास। क्यों, क्या होता है कि जब हम फिर बाद में बैठते हैं पढ़ने के लिए, ये चीजें अगर हमारे पास ऑलरेडी एक मैप के फॉर्म में बनी होती है तो बहुत इजी हो जाता है हमारे लिए समझना हर चीज को। ठीक है, ये 14 नंबर हो गया, ये 8 नंबर तक का मैक्सिमम रेंज जा सकता है। तो मतलब समझ लो 20 नंबर का तुम पढ़ाई करने जा रहे हो मेरे साथ। अगले 6 से 7 क्लासेस में हम 20 मार्क्स का कवरेज करेंगे। अब बच्चा पूछता है सर फिर यही तो स्ट्रेटजी है जो आप आखिरी में जाकर पूछते हो, कौन से चैप्टर पहले करूं? जो मैं साथ में बता रहा होता हूं, तो लिखा करो इन चीजों। नाउ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला जो चैप्टर है, ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला जो चैप्टर है, इसमें एक बेसिक थ्योरी है। थ्योरी किससे रिलेटेड है? रिलेटिंग टू कंपनी। कंपनी कितने प्रकार की होती है, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, गवर्नमेंट कंपनी, 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, स्टार्टअप, ये सब का डेफिनेशन है। कंपनी का बेसिक बुक्स ऑफ अकाउंट्स XYZ, ये सब कुछ रिलेटिंग टू कंपनी जो आप अपने कंपनीज एक्ट में ऑलरेडी, मतलब जो आपका लॉ वाला सब्जेक्ट है उसमें ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ रहे हो। और यहाँ पर वो जस्ट एज अ थ्योरी गिवन है कि चलो ठीक है तुम वहां कंपनीज एक्ट से यहाँ पे अपना आइडेंटिफिकेशन कर पाओ, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नहीं आने वाला यहाँ पे अकाउंट्स में, कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन नहीं आने वाला, उसके लिए लॉ का 100 नंबर का पेपर बैठा हुआ है पूरा। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर बैठा है डिविडेंड का सम प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिविडेंड डिक्लेरेशन। ठीक है मेरे बेटे, सम प्रोविजंस रिलेटिंग टू डिविडेंड डिक्लेरेशन वो बैठे हुए हैं। इसके बाद मेरे बच्चे यहाँ पर आपको हम बैलेंस शीट शॉर्ट में लिखूं बीएस और पीएनएल अकाउंट बनाना सिखाते हैं। जो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल होता है, शॉर्ट में लिख दिया है ये आपका। इसी के साथ आपको एक नोट्स टू अकाउंट्स जो हम अभी जैसे एमलगमेशन में कर भी रहे थे ना, कई बच्चों को अगर दिक्कत आ रही होगी वहां बैलेंस शीट बनाने में, तो अब वो दिक्कत दूर हो जाएगी। तो तुम परेशान मत होना कि सर वो वहां पर थोड़ा इशू आ रहा था, बेसिक नॉलेज चाहिए थी वहां बैलेंस शीट बनाने की, अब हम आपको प्रो लेवल पे ले जाएंगे। तो ये आपका बेसिक डिवीजन है आपके यूनिट नंबर 1 का। यूनिट नंबर 2 इज जस्ट अबाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसमें और कोई थ्योरी वगैरह कुछ ज्यादा नहीं। अब हम सर ये वाला जो बैलेंस शीट पीएनएल है, इसके साथ इसको पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए हम अपने पास एक और इसका पोर्शन बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं शेड्यूल 3 का डिस्कशन। अब मैक्सिमम जगहों पे शेड्यूल 3 को डिस्कस ही नहीं किया जाता बच्चे के साथ। एक फॉर्मेट दे दिया जाता है जो तुम्हारे साथ बचपन से होता आया है। एक फार्मूला पकड़ा दिया, नंबर पकड़ा दिए, फार्मूले में फिट करो, आंसर निकलेगा, आंसर पोस्ट करो, एग्जामिनर नंबर देगा, तुम्हारा काम खत्म। लेकिन वो क्या है, तुम्हारा काम एक्चुअली में खत्म। फिर ना नॉलेज है तुमको, ना प्रैक्टिकल एक्सपोजर है तुमको, ना तुमको पता है कि वो फार्मूले का एप्लीकेशन और कहां पे हो सकता है। वो बेकार है बिल्कुल, वो बुकिश नॉलेज है। वो काम हम यहां नहीं करने वाले। वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट आवर फुल क्लास, एक पूरी क्लास शेड्यूल 3 पे लगाएंगे, जहां हम शेड्यूल 3 के साथ आपके लिए RIL का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी एनालाइज करेंगे। इसके क्या बेनिफिट्स हैं वो सब आपको हम जब ये पढ़ा रहे होंगे तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि सर हम किस लेवल के लिए तैयार हो रहे हैं। ये तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा बेटा, हाँ थ्योरी, ये डिविडेंड डिक्लेरेशन, बैलेंस शीट, पीएनएल, ये तो सबने करना, हम करेंगे उसको अंडरस्टैंडिंग के साथ। बस फर्क इतना होगा, समझ में आता है। पहले पहले माइंड मैप क्लियर होता है चैप्टर का, ये चैप्टर कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, कौन कौन सा पोर्शन है और हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम कैसे मूव करेंगे बेटा इस चैप्टर में, ये भी बता देता हूं। पहले आपको हम शेड्यूल 3 सिखाएंगे, फिर हम आपके साथ चलेंगे। यहाँ पर डिविडेंड डिक्लेरेशन के कुछ बेसिक से रूल्स हैं, वो ज्यादा नहीं है, तो डिविडेंड डिक्लेरेशन के रूल सिखाते वो आधी क्लास का काम है। तो कल की क्लास में पहले बिगिनिंग में डिविडेंड डिक्लेरेशन करा दूंगा, या कल की क्लास में शेड्यूल 3 पहले आज का कल तक कंटिन्यू हुआ तो वो करके डिविडेंड डिक्लेरेशन का एक दो क्वेश्चन करना है, बहुत बेसिक है, वो करवा देंगे। फिर अपन यहाँ पर इसके क्वेश्चंस पर चले जाएंगे, पीएनएल बैलेंस शीट के यहाँ पर इन क्वेश्चंस पे चले जाएंगे। थ्योरी अभी हम बात करेंगे थ्योरी की, ठीक है, और उसके बाद हम लोग इसको फोर्थ पढ़ेंगे, हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये हमारे 20 मार्क्स का कवरेज है। समझ में आती है बात, समझ में आती है बात, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? जी हाँ, चैप्टर में क्या क्या है, कैसे कैसे चलने वाले हैं, सब क्लियर होना चाहिए। अब सुनो मेरी बात बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चैप्टर हम क्यों पढ़ रहे हैं सर, हमारे कोर्स का पार्ट क्यों है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, व्हाई आर वी स्टडीइंग दिस? सर हमें बनानी आती तो है, फाइनल अकाउंट सिखाया तो है इंस्टीट्यूट में। जब हम लोग सीए फाउंडेशन में बैठे हुए थे तो इंस्टीट्यूट ने फाइनल अकाउंट्स के नाम से हमको कुछ पढ़ाया था। मैंने कहा बेटा बिल्कुल पढ़ाया था तुम लोगों को फाइनल अकाउंट्स के नाम से। तो ये फिर से कहां से आ गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का डिस्कशन सर जी? व्हाट इज दिस नाउ? सुनिएगा ध्यान से मेरी बात को। सर जी जो पीएनएल बैलेंस शीट आपने सीखा था वो अब स्क्रैप हो चुका है। जी हाँ, जो आप सीए फाउंडेशन में पीएनएल बैलेंस शीट सीख कर आए हो वो सोल प्रोप्राइटर के लिए चलता था, अब सोल प्रोप्राइटर के लिए भी स्क्रैप हो गया है। वो पीएनएल बैलेंस शीट बहुत समय पहले ही कंपनीज तो स्क्रैप कर ही चुके थे। कंपनीज एक्ट ने तो स्क्रैप ही कर दिया था। वो जो तुम टी शेप बैलेंस शीट, टी शेप पीएनएल बनाते थे वो तो पहले स्क्रैप था कंपनी के लिए। अब जो तुमने अपने पास जो न्यू स्कीम में सीए फाउंडेशन का अगर किताब देखा हो तो उसमें इंस्टीट्यूट ने नया पीएनएल बैलेंस शीट का एनेक्सर डाला था, और हमने आपको ये बात बताई थी कि वो आपके कोर्स के लिए भी इंस्टीट्यूट ने एप्लीकेबल नहीं किया है, लेकिन आने वाले कुछ टाइम में वो एप्लीकेबल हो जाएगा। वो टी शेप से हटके वर्टिकल फॉर्मेट्स में आने वाले हैं, बट आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो आपके लिए नया फाइनेंशियल स्टेटमेंट है बिल्कुल। अब सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नए बनाने की क्या जरूरत पड़ गई? सुनो मेरी बात, ग्लोबली वो जो हम सीख रहे थे वो बहुत पहले स्क्रैप हो चुका। ग्लोबली जो रिपोर्ट्स लिखी जा रही थी वो वर्टिकल फॉर्मेट्स में, एक सेट बैलेंस शीट। अभी तक क्या करते थे तुम लोग, चलो मैं बताता हूं। हम तुमको बैलेंस शीट का क्वेश्चन देते थे, कोई बच्चा पहले लैंड लिख रहा है, फिर कैश लिख रहा है, फिर बिल्डिंग लिख रहा है, फिर उसके बाद क्या कहते हैं अब, और उसके बाद कोई भी एसेट अपनी मर्जी से डाल रहा है। यहाँ पर भी कभी करंट लायबिलिटी लिख देता था, फिर उसके बाद लोन लिख देता था, फिर आखिर में कैपिटल लिख देता था। एक तो पहली चीज कोई सेट फॉर्मेट था ही नहीं। तुमने ये चीज फील करी थी? जो हमारा स्क्रैप मॉडल है जिसको हम बोल रहे हैं इसको स्क्रैप कर दिया गया है। क्या तुमने चीज फील करी यार? अगर एक बैलेंस शीट का क्वेश्चन आता था, क्लास में 10 बच्चे थे तो 10 अपने हिसाब से बना देते थे, कोई सेट पैटर्न ही नहीं था। पहली चीज तो ये थी। दूसरी चीज क्या थी, इस बैलेंस शीट में ना अब आइडेंटिफाई करना बड़ा टफ होता था। सर सब चीजें तोड़ कर लिखी हुई हैं, लैंड अलग है, बिल्डिंग अलग है, फर्नीचर। भाई नॉन करंट एसेट कितना, करंट एसेट कितना, नॉन करंट लायबिलिटी कितना, करंट लायबिलिटी कितना, नॉन करंट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितना, लॉन्ग टर्म प्रोविजन कितना। अब जब भी ये सवाल निकलते थे ना, अकाउंटेंट्स कैलकुलेटर लेकर बैठ जाते थे। सर देखो बैलेंस शीट में लैंड आ रही है 10 लाख की, प्लस करो अपने कैलकुलेटर पे, बिल्डिंग आ रही है 5 लाख की, प्लस करो अपने कैलकुलेटर पे, ये नॉन करंट एसेट। अब सर एक बात बताओ, ये जो इन्फॉर्मेशन हमको पिछली बैलेंस शीट में मिलती थी वो इन्फॉर्मेशन आपको ऐसा नहीं लगता था बड़ा रॉ फॉर्मेट था? अगर मुझे कुछ भी जानना है कि मेरा नॉन करंट लायबिलिटी कितना है, अब मैं 4 चीजों को प्लस करूं बैलेंस शीट के बेस पे, यार ये तुम्हारे लिए ठीक है, तुम अकाउंट सीख रहे हो। एक इन्वेस्टर के लिए सोचो, वो अकाउंटिंग का बंदा ना हो तो क्या पता इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, वो किन चीजों को ऐड करे उसको क्या पता।
तुम बैलेंस शीट में सारी आइटम्स को अलग अलग दिखा दो, 3 पेज की बैलेंस शीट बना दो, उसके अंदर वो बेचारा क्या क्या जोड़ता रहेगा, समझ में आ रहा है? बड़ा कहते हैं ना स्कैटर्ड इन्फॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं, स्कैटर्ड डेटा हमारे पास पहले हमको मिला करता था। अब इन वजहों से होता क्या था, फॉरेन इन्वेस्टर्स जब इंडिया में आने लगते थे वो यहाँ पर ये बुरे हालात देखते थे, यार बैलेंस शीट पीएनएल रिकॉर्ड्स ढंग से बने नहीं हुए, उनको कभी ट्रस्ट आता ही नहीं था। तो द फर्स्ट स्टेप दैट वी डिड वाज कि पहले तो भैया ये जो बैलेंस शीट और पीएनएल के फॉर्मेट हमारे आज भी उन मॉडल्स पे चल रहे हैं ना जो कई सालों से चल रहे हैं, पहले तो उसको स्क्रैप करो और पहले तो ये वर्टिकल फॉर्मेट में लेके आओ। पहला स्टेप हमने ये किया, फर्स्ट स्टेप दैट वी डिड वाज जब ये अपना कंपनीज एक्ट आया नया वाला, इसको अपन ने कहा कि यार शेड्यूल 3 लिखो, एक शेड्यूल 3 में एक प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट होना चाहिए और वहां पर हमने डिफाइन करना है कि बैलेंस शीट के पेज पे कौन कौन से आइटम्स दिखेंगे, वो डिफाइन होना चाहिए। उसके बाद जितना भी फर्दर इन्फॉर्मेशन है वो इस फॉर्मेट जो भी बैलेंस शीट का बनाएंगे और पीएनएल का जो भी हमारा फॉर्मेट बनेगा उसका जो भी आपका एक्सप्लेनेशन है, अब 1000 लाइन आइटम क्यों ना हो लॉन्ग टर्म एसेट्स में, तुम अपने पास सब कुछ एक्सप्लेनेशन नोट्स टू अकाउंट्स में डालो। भैया किसी यूजर को आप मुझे बात बताओ, हम बता रहे हैं बैलेंस शीट में लिखकर ये रही लैंड, ये रहा बिल्डिंग, ये रहा ये रहा वो, उसको नहीं जानना, उसको ये जानना है कितना नॉन करंट एसेट यानी पीपी में कितना पैसा पड़ा है, उसको इतना जानना है बस। तुम्हें जितनी दुनिया जहां की बातें डिस्क्लोज करनी है नोट्स में करते रहो, बैलेंस शीट के पेज पर एक डायरेक्ट नंबर दे दो टोटल, कि जितने भी मेरे पीपी हैं वो इस वैल्यू का टोटल है। अब जिसको उसका फर्दर इन्फॉर्मेशन जानना है वो पीछे नोट्स में जाकर देख ले, इज इट लॉजिकल और नॉट? यस। अब पहला स्टेप यहाँ पर शेड्यूल 3 का लिया गया। अब ये जो शेड्यूल 3 है अलॉन्ग विद एएस, अलॉन्ग विद योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये हम अपने पास पढ़ते हैं मेरे बच्चे सीए इंटर में, ठीक है। इसके बाद एक और स्टेप लिया गया है जो हमारा सेकंड स्टेप है, वो है कि सर अब बड़ी कंपनियों के लिए जो हम बोलते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, लिस्टेड कंपनीज हैं, नेटवर्क 500 करोड़ से ऊपर रखती हैं, ऐसी कंपनियों के लिए अब क्या किया गया, एक और रूल निकाला गया, ये इतनी बड़ी कंपनियां हैं यू हैव टू कंप्लाई विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, और इनके लिए बनाए गए इंड एएस, ये सेकंड स्टेप लिया गया इकोनॉमी में आ गया कि अब तुम शेड्यूल 3 भी फॉलो नहीं करोगे, तुम्हारे लिए शेड्यूल 3 भी स्क्रैप है बड़ी कंपनियों के लिए, तुम इंड एएस फॉलो करोगे। इंड एएस किसका कॉपी है? आईएफआरएस का। जब हम आपको थ्योरी पढ़ाएंगे ना तो हम ये बात आपसे करेंगे कि इंड एएस इज डायरेक्ट अडॉप्शन ऑफ आईएफआरएस, अपन ने सीधा अडॉप्ट किया कुछ चेंजेस के साथ, ठीक हो गई बात? जी हाँ सर जी। सो वी मतलब कि हमने अडॉप्शन विद सर्टेन मॉडिफिकेशंस किया, अडॉप्शन विद सर्टेन मॉडिफिकेशंस ऑफ आवर ओन, कि जो हमारे हिसाब से मॉडिफिकेशन आने चाहिए वो डालते हुए हमने इंड एएस अडॉप्ट करे। और अब जैसे रिलायंस जैसी जो कंपनीज हैं, ये लिस्टेड कंपनियां हो गई या बड़ी कंपनियां हो गई, ये लोग क्या करते हैं बेटा, इनको अपने इंड एएस के हिसाब से ही बनाने हैं, ये हम आपको पढ़ाएंगे सीए फाइनल, इसका नॉलेज यहाँ पर भी नहीं मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप चलना है हमें। तो सीए इंटर तक आप ये समझ लो जितना 90% अगर वॉल्यूम है, क्वांटिटी नंबर ऑफ बिजनेसेस है, 90% ऑफ योर 90% ऑफ योर नंबर ऑफ, अगर बिजनेस की बात करूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रेवेन्यू, परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू नहीं, वो तो बड़ी कंपनियों पर ज्यादा होगा, बट जैसे अगर दुनिया में मतलब इंडिया में अगर 1 लाख बिजनेसमैन है तो ये समझ लो 90% अभी भी शेड्यूल 3 एएस में ही है, और जो 10% वो क्लीन लेयर है लिस्टेड कंपनियां वो यहाँ पर आ रही हैं, ये हमारी लिस्टेड हो जाती हैं, हाई नेटवर्क वाली कंपनीज हो जाती हैं, तो 10% यहाँ पर फॉल करते हैं। तो एक क्लैरिटी मिल रहा है किस तरीके से हमारी कंट्री में अकाउंटिंग चल रही है, एएस इंड एएस दोनों एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में इस टाइम पे। जी हाँ सर जी, और कोई कंफ्यूजन नहीं है इनमें? आपके अगर दिमाग में आ रहा हो सर क्या ये कंफ्यूजन जनरेट नहीं करते, सभी को पता है इस कंपनी पे कौन सा एएस एप्लीकेबल है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या इंड एएस, एवरीबॉडी नोस दैट, ठीक है? जी हाँ सर। अब हम इसी नॉलेज को गेन करेंगे शेड्यूल 3 की, कि शेड्यूल 3 ने क्या चीजें बोली। हाँ बेटा, आरआईएल आपका इंड एएस फॉलो करती है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भी इंड एएस लगता है, लिस्टेड है बेटा कंपनी, और अगर अनलिस्टेड होती तो हम देखते हैं उसका नेटवर्क कितना है, फिर नेटवर्क के हिसाब से उनके लिए एप्लीकेबिलिटी डिफाइंड है। जी हाँ सर। नाउ हम शेड्यूल 3 का अब कैसे स्टार्ट करेंगे मैं आपको बताता हूँ। आप लोग अपने पास अपने बुक्स निकालिए और यहाँ पर आइए, ये शेड्यूल 3 में आपके बुक्स में पेज नंबर 11.138 पर लेक्चर दिया मैंने शेड्यूल 3 का, इस पर आइए। यहाँ पर एक बार मूव करते हैं, सिंपली आगे आप आराम से मूव करके देखिए। यहाँ पर जब आप मूव करेंगे सबसे पहले आपको पार्ट 1 मिलेगा बैलेंस शीट, फर्स्ट पार्ट इज योर बैलेंस शीट, ठीक है? बैलेंस शीट में आपको ये सारा एक फॉर्मेट सा देखने को मिलेगा, एक लंबा चौड़ा 2 पेज का फॉर्मेट है। इसके बाद आप आगे मूव करेंगे तो कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस आपको फॉर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट मिलेगा। अब ये जो जनरल इंस्ट्रक्शंस बोल रहा है ये एक्चुअली में नोट्स टू अकाउंट्स की बात कर रहा है। ये जो जनरल इंस्ट्रक्शंस है इसमें जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो बैलेंस शीट के हर एक लाइन आइटम पे शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व सरप्लस हो गया, आपको अब एक्सप्लेन किया जाएगा कि यहाँ क्या चीज आती है, और ये अपन क्लास में डिस्कस करेंगे। तो फॉर्मेट हटने वाली बात तो है ही नहीं, लॉन्ग टर्म बोरिंग, तो इस तरीके से हम आगे मूव करते जाएंगे। You just keep moving ahead, हर एक लाइन आइटम के लिए आपको यहाँ डिस्कशन मिलेगा, पेजेस टर्न करते जाइए। देखिए पहले तो हम पढ़ने क्या वाले हैं, ठीक है सर? उसके बाद मेरे बच्चे जब आप ये सारे पेजेस क्रॉस कर जाएंगे यू विल एनकाउंटर अ फॉर्मेट अगेन व्हिच इज पार्ट बी, दिस पार्ट 2 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पर आपको पीएनएल का फॉर्मेट मिलेगा, अभी तक जो तुम पीएनएल बनाते थे वो स्क्रैप हो चुका है, यही पीएनएल का फॉर्मेट आज के बाद से हम लोग लगाएंगे। कोई बात नहीं, याद करा देंगे आपको, चिंता ना करिए, वो हमारी रिस्पांसिबिलिटी है, क्लास में आपको याद करा के भेजेंगे पीएनएल की जो भी बातें होंगी। फिर आगे आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ पीएनएल गिवन है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है कि भैया रेवेन्यू में क्या चीज आनी है, अदर इनकम्स में क्या आना है, फाइनेंस कॉस्ट, सब चीजें आगे फिर उसके लिए गिवन है आपको, हम यही पढ़ने वाले हैं। ये जो सारा फॉर्मेट है ये दिस इज नॉट अ फॉर्मेट एक्चुअली, दिस इज व्हाट, दिस इज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बैलेंस शीट। मैक्सिमम सीए स्टूडेंट्स अपने स्टडी फेज में बैलेंस शीट को कभी रीड नहीं करते, मैं आपको एक्चुअली में बता दूं। हम लोगों ने, मैंने फर्स्ट टाइम बैलेंस शीट, एक एक्चुअल बैलेंस शीट अपनी आर्टिकलशिप में देखी थी, हम लोगों को किसी ने नहीं दिखाया हमारे स्टडी फेज में कि बैलेंस शीट कैसी दिखती है, और खोल के कभी रीड तो करवाने से दूर की बात है, किसी ने टाइम ही नहीं इन्वेस्ट किया इन चीजों को, कहते बेकार के काम है, सोच ही ये बेकार के काम है, क्वेश्चन कराओ बच्चों को और आगे बस भेज दो। इसलिए वो चीज हम रिपीट नहीं करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
इस पे टाइम लगाएंगे। चलिए शेड्यूल 3 की बात शुरू करते हैं बेटा। शेड्यूल 3 के अंदर कुछ पॉइंटर्स हैं। अब यहाँ पे सिर्फ तुमको रीडिंग लेना है पॉइंटर्स का। जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक ये पॉइंट आपने रीड करना है। पॉइंटर नंबर 2 हो गया आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक ये रीड करना है। पॉइंटर नंबर 4 रीड करना है। पॉइंटर 5 रीड करना है। 6 रीड करना है। नोट रीड करना है। चलिए आइए इन सब पॉइंटर्स को रीड करते हैं। ये क्या बोल रहा है बेटा? शेड्यूल 3 गिवन है कंपनीज एक्ट का। कहता है वेयर द कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट। कहता है वेयर द कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट। इन कौन सा एक्ट है ये? कंपनीज एक्ट। ये शेड्यूल 3 कंपनीज एक्ट है ना। वेयर द कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एक्ट इंक्लूडिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज एप्लीकेबल टू कंपनी require any change in the treatment or disclosure including addition, amendment, substitution or deletion in head or subhead or any change inter se in the financial statements or the statements forming part thereof, the same shall be made and the requirements of this schedule stands modified accordingly। अब यहाँ पर ना वो आपको इस शेड्यूल का स्कोप बता रहे हैं। कहते हैं जो ये शेड्यूल है हर एक कंपनी को फॉलो करना है, लेकिन अगर अमेंडमेंट आया कंपनीज एक्ट में या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में तो कौन प्रिवेल करेगा? शेड्यूल की बात प्रिवेल करेगी या कंपनीज एक्ट इंक्लूडिंग एएस की बात प्रिवेल करेगी? अगर कोई अमेंडमेंट आता है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट चेंज होती है, सो अकॉर्डिंगली ये पॉइंट आपको ये कह रहा है रिक्वायरमेंट्स ऑफ शेड्यूल 3 स्टैंड्स अमेंडेड। उसको आपको ये बता रहा है कि अगर कोई मैटर आता है, एक्स मैटर है, उस पे कंपनीज एक्ट कोई बात बोलता है, शेड्यूल कोई बात बोलता है, तो कौन प्रिवेल करेगा? कंपनीज एक्ट या शेड्यूल? वो कहते हैं कंपनीज एक्ट विल सुपरसीड शेड्यूल 3। एंड एएस के लिए भी यही बोला, अगर एएस ने कोई रिक्वायरमेंट दिया जो मैच नहीं हो रहा है शेड्यूल की रिक्वायरमेंट के साथ, वैसे ऐसा बहुत कम होता है, पहले बता दो, क्योंकि लॉ मेकर्स भी बेटा दोनों चीजें पढ़ते आ रहे हैं ना। वो ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना ये हमने एक रूल बनाया हुआ है फिर एक रूल ये भी बना दो। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि अगर कहीं पर किसी मैटर पे दोनों आपस में मैच नहीं हो रहे, कंपनीज एक्ट एएस या शेड्यूल 3, तो कंपनीज एक्ट एंड एएस विल सुपरसीड शेड्यूल 3। समझ आती है बात? तो अगर यहां पे तुम लिख सकते हो साइड पे, तो लिख लो कंपनीज एक्ट एंड एएस विल प्रिवेल ओवर शेड्यूल 3। अगर किसी भी लाइन आइटम पर कभी भी डिस्प्यूट आता है और शेड्यूल 3 कुछ बोलता है, कंपनीज एक्ट या एएस कुछ बोलता है, तो कंपनीज एक्ट और एएस की बात मानी जाएगी। लेकिन इसी के साथ एक चीज और क्लियर कर दी गई, ये मत सोचना कि जो एएस में लिखा है तुम उतना ही फॉलो करोगे, नहीं, या शेड्यूल 3 में जितना लिखा है उतना ही फॉलो करोगे, तुम्हें दोनों फॉलो करने हैं। मतलब अगर कोई ऐसी बात नहीं है ना जो कॉन्ट्राडिक्टरी बात है, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी बात नहीं है, तो फिर दोनों रिक्वायरमेंट्स तुमने फॉलो करनी। वो क्या बोलता है? जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं इस शेड्यूल में जो स्पेसिफाइड हैं, दीज आर इन एडिशन टू एंड नॉट इन सब्स्टिट्यूशन ऑफ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाइड इन एएस। तो वो आपको पहले ही क्लियर कर रहा है कि अब जो मैं नोट्स टू अकाउंट्स आप लोगों को बताने वाला हूं, जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, दैट इज नॉट इन सब्स्टिट्यूशन ऑफ, वो सब्स्टिट्यूट नहीं है एएस का कि तुम एएस फॉलो ना करो ये कर लो, या ये फॉलो ना करो एएस कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। पहले क्लियर कर दें आपको। द रिक्वायरमेंट्स दैट आर गिवन इन दिस एएस दे आर इन एडिशन टू व्हाट इज टू बी डन एज पर एएस। तो यहां पर इस चीज का क्लैरिटी रखिएगा that these requirements are in addition to and not substitution of the requirements that are specified in AS prescribed under the Companies Act. Additional disclosures specified in AS shall be made in notes to accounts or by way of additional statement unless required to be disclosed on the face of financial statement. Similarly, all other disclosure as required by Companies Act shall be made in notes to accounts in addition to the requirements set out in this schedule. तो आपको ये बात की क्लैरिटी इनिशियली ही दे रहा है that जो भी रिक्वायरमेंट्स रहेंगे वो एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट नहीं है कि ये कर लो या ये कर लो। नो, यू हैव टू फॉलो बोथ। जहां कॉन्ट्राडिक्टरी बात आएगी, ये तो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? कॉन्ट्राडिक्टरी बात के लिए, कॉन्ट्राडिक्शंस के लिए, कि दोनों में भिड़ंत हो गई। कंपनीज एक्ट कहता है ऐसा होगा, शेड्यूल 3 कहता है ऐसा होगा, तो हमने कंपनीज एक्ट और एएस की बात माननी है rather than शेड्यूल 3। समझे? अगला पॉइंटर नंबर 4 में आपको कहता है कि भैया तुम अपने पास रुपीज इन लैक्स, रुपीज इन थाउजेंड, रुपीज इन करोड़ यूज कर सकते हो। तो कहता है डिपेंडिंग अपॉन द टोटल इनकम ऑफ द कंपनी, जस्ट आपको पता होना चाहिए द फिगर्स अपीयर्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल बी राउंडेड ऑफ एज गिवन। टोटल इनकम अगर लेस देन 100 करोड़ है, 100 करोड़ से नीचे का इनकम है, तो टू द नियरेस्ट 100,000 लाख मिलियन और डेसिमल देयर जैसा भी कंपनी चाहे वो राउंड ऑफ कर सकती है। और अगर 100 करोड़ से ज्यादा का इनकम है, इक्वल टू और मोर देन 100 करोड़, तो नियरेस्ट लाख, मिलियन, करोड़ और डेसिमल तक कर सकती है। फिर उनके लिए 100 और 1000 अवेलेबल नहीं है। अगर आपका इनकम 100 करोड़ से ऊपर है तो फिर 100 और 1000 में आप नहीं दिखा सकते, जो हम नहीं दिखाते रुपीज इन थाउजेंड्स, लिख नहीं देते हम कई बार जनरल एंट्री के ऊपर। तो आप ऐसा अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रैक्टिकल लाइफ में भी कीजिए। आज मैं आपको दिखाऊंगा रिलायंस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रुपीज इन करोड़ में है, रुपीज इन करोड़। भैया बहुत बड़ी कंपनी है, अगर वो इतने जीरो डालने लग गए तो जरा सोच के देखो। रिलायंस तो कहता है भैया, रिलायंस इस टाइम पर मतलब उनका मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा तो उन्होंने कहा 48th नंबर पे है वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। दिखाऊंगा आज, वो अपने एनुअल रिपोर्ट्स में लिखकर बोलते हैं 20 लाख करोड़, पता नहीं कितना, इससे भी ज्यादा वो कह रहे हैं हमारा वैल्यूएशन पहुंच चुका है। तो ठीक है, गुड, देखेंगे। वंस अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड यूनिफॉर्मली इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक बार अगर आपने तुमने अडॉप्ट किया तो उसको यूनिफॉर्मली लगाना। उसके बाद बोल रहा है पॉइंट 5 में, एक्सेप्ट इन केस ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को छोड़कर आगे बनने वाली जितनी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगी उनमें हमेशा कंपैरेटिव नंबर्स होंगे। कंपैरेटिव्स क्या होते हैं? करंट ईयर के साथ ही आपको प्रीवियस ईयर का नंबर भी देना पड़ेगा। देखिए, एक्सेप्ट इन केस ऑफ फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि वो पहला है, पिछला साल का नंबर होगा नहीं, लेट बिफोर द कंपनी ऑपरेट्स इन कॉर्पोरेशन, द कॉरेस्पॉन्डिंग अमाउंट्स कंपैरेटिव्स फॉर द इमीडिएटली प्रीसीडिंग रिपोर्टिंग पीरियड फॉर ऑल द लाइन आइटम्स शोन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग नोट्स शैल आल्सो बी गिवन। देखते हैं रिलायंस कर रहा है कि नहीं कर रहा। कह रहे हैं करंट ईयर के साथ साथ प्रीवियस ईयर के भी नंबर दो। पहले साल का एग्जामिशन है, पहले साल तो पुराने साल के कोई नंबर होंगे नहीं, अभी धंधा शुरू किया है। समझे बात को? और आगे बोल रहा है फॉर द पर्पस ऑफ द शेड्यूल द टर्म्स यूज्ड हियरिन शैल बी एज पर द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। जो टर्म्स यहां पे यूज हो रहे हैं वो एएस में से भी आप, अगर इनका मीनिंग यहां डिफाइन नहीं है तो आप एएस में से मीनिंग ले सकते हो उनका। अगर कोई टर्म शेड्यूल 3 में आ रहा है, उसका मीनिंग अगर कंपनीज एक्ट में तुमको नहीं मिलता तो फिर तुम एएस से उसका मीनिंग डिराइव कर सकते हो, ये कह रहा है। आगे कहता है दिस पार्ट ऑफ द शेड्यूल सेट आउट मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर डिस्क्लोजर ऑन द फेस ऑफ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल हियरिन रेफर टू एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पर्पस ऑफ दिस शेड्यूल। मतलब इस शेड्यूल में दोनों को मिलाकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाएगा। एंड नोट्स, लाइन आइटम, सब टोटल शैल बी प्रेजेंटेड एज एन एडिशन और सब्स्टिट्यूशन on the face of financial statement when such presentation is relevant to an understanding of company's financial position or performance
or to cater industry sector specific disclosure requirements or when required for compliance with amendments to Companies Act or under the accounting standard। वो क्या बोल रहे हैं मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। वो कहते हैं जो भी हमने रिक्वायरमेंट शेड्यूल 3 में लिखा है, दिस इज द बेयर मिनिमम दैट एवरी कंपनी नीड्स टू फॉलो। क्या बोला उन्होंने? दिस पार्ट ऑफ शेड्यूल सेट्स आउट मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर डिस्क्लोजर। इसके ऊपर अगर आप डिस्क्लोजर करना चाहते हो, लाइन आइटम, सब लाइन आइटम, सब टोटल्स, आप क्या कर सकते हो? जी हाँ, आप कर सकते हो। अगर वो काम आपकी पूरी इंडस्ट्री कर रही है या कंपनीज एक्ट ने बोला है करने के लिए, आप चाहो और अगर आपको लगता है वो रेलेवेंट है फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द यूजर्स, तब भी आप कर सकते हो। तो कहता है व्हेन सच प्रेजेंटेशन इज रेलेवेंट टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और परफॉर्मेंस और टू cater industry specific disclosure requirement or when such compliance with the amendment of Companies Act is required, when required for compliance with the amendments to Companies Act or under the accounting standard। कहने का मतलब क्या है? शेड्यूल 3 तो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट दे रहा है। इसके ऊपर अगर आपको लगता है अपनी मर्जी से आप और कुछ करना चाहते हो, इंडस्ट्री स्पेसिफिक कोई काम करना चाहते हो, या मान लीजिए कोई अमेंडमेंट आया है उसके लिए कोई काम करना चाहते हो, तो तुम कर सकते हो। हम तुम्हें ये नहीं कह रहे इतना ही डिस्क्लोज करो, तुम और डिस्क्लोजर देना चाहते हो तो ये मिनिमम है जो तुम्हें करना पड़ेगा। समझ में आएगा? चलिए अब एक काम करते हैं, जरा समझते हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ द बैलेंस शीट को। पार्ट 1 पहले शुरू करेंगे, और सॉरी पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। पार्ट 1 पहले शुरू करेंगे बैलेंस शीट का। बैलेंस शीट में बेटा बेसिक है, पहले तो नेम ऑफ द कंपनी आ गया, जैसे ऊपर अपन ने लिख दिया एक्स लिमिटेड, और वही बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च। वो तो मतलब कुछ नई बात नहीं है। रुपीज इन आप ऊपर मेंशन कर दीजिए, रुपीज इन लैक्स है, रुपीज इन करोड़ है, व्हाटएवर इट इज यू नीड टू मेंशन दैट। ठीक है बेटे? जी हाँ सर जी। अब अगली बात, यहाँ पे जो फॉर्मेट है, यू नीड टू लर्न द फॉर्मेट। आपको बेटा ये फॉर्मेट है, इट इज लर्न करना पड़ेगा। है सर? हम कैसे याद करेंगे सर? दिखाऊंगा, बहुत ईजी कर दूंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। ठीक है सर? सबसे पहले एक चीज क्या तुम याद रख सकते हो, बैलेंस शीट के दो पार्ट्स हैं, एक इक्विटी एंड लायबिलिटी और एक एसेट साइड है। इसमें कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत नहीं? हो गया तुमको पहला पार्ट याद। एक इक्विटी एंड लायबिलिटी है एक पार्ट, एक इक्विटी एंड लायबिलिटी है पार्ट, और दूसरा पार्ट है एसेट। बस। दूसरी चीज क्या तुम इतना याद रख पाओगे कि इक्विटी एंड लायबिलिटी के फर्दर 4 डिविजन हैं? इक्विटी एंड लायबिलिटी के फर्दर 4 डिविजन हैं और एसेट के 2 डिवीजन है। मतलब अगर बताऊं इस शॉर्ट में ले जाऊं तो इक्विटी के 2, लायबिलिटी के 2 डिवीजन है और एसेट के भी 2, तो टोटल 6 सब डिविजन आपको देखने को मिलते हैं इस बैलेंस शीट। हर किसी के 2-2 डिवीजन हैं, इक्विटी के 2, लायबिलिटी के 2 और आपके एसेट के 2, सबके 2-2 डिवीजन। जी हाँ सर। अब एक एक करके डिवीजन के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 डिवीजन आपको देखने को मिलते हैं इक्विटी के। इक्विटी के पहले 2 डिवीजन क्या है? पहला है शेयर होल्डर्स फंड, मालिकों का पैसा। शेयर होल्डर्स फंड, मालिकों ने कितना पैसा लगा रखा है? एक तो शेयर कैपिटल होगा जो उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है, दूसरा क्या जो रिजर्व्स होते हैं, रिजर्व माने अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, क्या वो भी मालिकों के होते हैं? हाँ, तो क्या वो भी उनके शेयर होल्डर फंड का पार्ट बनना चाहिए? हाँ। एंड इसी के अंदर इसी के साथ आता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। शेयर वारंट्स के बारे में आपके लॉ वाले सर आपसे डिस्कस, ये लॉ वाले सर मैंने आपसे डिस्कस किया होगा। शेयर वारंट्स अगेन एक इंस्ट्रूमेंट है, नॉट वेरी फेमस, जिसके थ्रू कंपनी अपने पास क्या करती है, वारंट्स इशू कर पैसा रेज करती है। तो यूजुअली आपको कैपिटल ही देखने को मिलता है, बट शेयर वारंट इज अनदर इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू पैसा रेज होता है। ठीक है? तो ये 3 चीजें यहाँ पर आ रही हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, ही आपको क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, शेयर वारंट आएगा भी नहीं। वो मतलब आप ये समझ लो आज की डेट में इतना यूज ही नहीं कर रहा उस चीज को। ठीक हो गया जी? तो शेयर होल्डर फंड का पार्ट कौन सा हो गया? शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व सरप्लस हो गया, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट हो गया। शेयर होल्डर फंड अपने को समझना आता है मालिकों का पैसा। इतनी बात समझ आती है, अंडरस्टैंडिंग लो बेटा, बस बैठना है अभी, तुमने सिर्फ सर को सुनना है, कुछ नहीं लिखने का। अब आज कोई क्वेश्चन कराना ही नहीं है, अगला 1 घंटा बस हम लोग बातें करेंगे, अपन बतियाएंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे। तुमने बस ध्यान से सुनना है जो मैं कह रहा हूँ, हमारा काम हो जाएगा। अगला आता है हेडर, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। सीए फाउंडेशन की दुनिया में वापस जाओ। क्या तुम्हें वहां पर वो कंपनीज एक्ट का चैप्टर याद आता है, इशू ऑफ शेयर कैपिटल? हाँ सर याद आता है। वहां क्या होता था बेटा? एप्लीकेशन पे 2 रुपए मंगाए, अलॉटमेंट पे 2 रुपए मंगाए, 2 रुपए कॉल पे 2, फिर 4 रुपए फाइनल कॉल पे, ऐसा ही होता था। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने अपनी कंपनी का कैपिटल मार्केट में फ्लोट किया, मतलब एक प्रोस्पेक्टस फ्लोट किया, चलो ठीक है, मैंने इन्विटेशन को ऑफर दिया, लोगों ने एप्लीकेशन डाली। ये कब हुआ? मैंने ओपन किया था 25 मार्च 25 मार्च 2025 को मैंने ऑफर ओपन किया था। ठीक है? ये था 25 मार्च 25, और मेरे पास 4 दिन तक खुला रहा, 29 मार्च को ये क्लोज हो गया। अभी मैंने सिर्फ एप्लीकेशन के 2 रुपए मंगा रखे थे। अब मैंने 29 मार्च से 31 मार्च तक क्या डिसाइड किया? वो जो तुम्हारा प्रो राटा अलॉटमेंट नहीं था, मैंने 1 लाख शेयर इशू करे, एप्लीकेशन आ गए मेरे पास, मान लो 2 लाख, उसके बाद उन 2 लाख एप्लीकेशन मैंने सोचा कि मैं रिफंड करूंगा 1 लाख एप्लीकेशन का पैसा और एक्सेप्ट करूंगा 1 लाख एप्लीकेशन का पैसा। क्या तुमको वो सारी बातें याद आती हैं कि नहीं आती? आनी चाहिए, अगर नहीं आ रही तो फिर तुम नालायक हो एक नंबर। बात समझ में आ गई? अब 31 मार्च पे मुझे एक बात बता लीजिए, जब तक मैंने उनको अलॉटमेंट नहीं किया उन शेयर्स का, अभी उनका क्या है, मैंने पैसा रिसीव किया, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग किया, मैंने आइडेंटिफाई किया कि 1 लाख का मैं इन 1 लाख लोगों का एक्सेप्ट करने वाला हूं, इनका मैं रिफंड करने वाला हूं। जब तक अभी तक मैंने उनको शेयर अलॉट नहीं करे, मैंने शेयर सर्टिफिकेट उनके नाम पे इशू नहीं किया और अलॉटमेंट कॉल भी उनसे भी मैंने नहीं मंगा रखी है, क्या वो मेरे कंपनी के शेयर होल्डर बन रहे हैं? क्या वो मेरी कंपनी के शेयर होल्डर बन चुके हैं? नो। जब तक मैंने उनको अलॉटमेंट नहीं किया, दे आर नॉट माय शेयर होल्डर्स। उन्होंने पैसा दिया है और उनका पैसा मेरे पास है, लेकिन वो मेरे शेयर होल्डर्स नहीं है। अगर वो मेरे शेयर होल्डर नहीं है तो क्या मैं पॉइंट 1 में उनको डाल सकता हूं शेयर होल्डर्स फंड में? बताओ मुझे, शेयर होल्डर फंड में उनका पैसा डाल दूं कि भाई 1 लाख वालों की तो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करूंगा, तो 1 लाख इंटू 2 लाख रुपए क्या डाल दूं शेयर होल्डर फंड में? बिल्कुल गलत हो जाएगा, जब वो मेरे शेयर होल्डर है ही नहीं, इसलिए सेकंड हेडर बनाना पड़ा। पढ़ो सेकंड हेडर, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। क्या है इसका मतलब? ये उन्हीं कंपनियों के लिए हेडर बना है जिन्होंने आखिरी तरीकों पर पैसा मंगाया और अभी तक अलॉटमेंट कर नहीं पाए, पैसा मंगाया और अलॉटमेंट कर नहीं पाए। तो पैसा तो आ गया है, अब पैसा आया तो या तो कैपिटल का पैसा है या वो डेट का पैसा है।
तो कैपिटल में लगा है या लोन दिया है उन्होंने, ना ये कैपिटल बना ना ये लोन बना, ये बीच में अटक गया अभी क्योंकि ईयर एंड आ गया। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो बात को जी। सो देयर वाज अ नीड टू क्रिएट वन मोर हेडर, सो वी क्रिएटेड वन मोर हेडर बाय द नेम ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अब मुझे एक बात बता दीजिए, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में मैं आपको दो चॉइसेस देता हूं। यहां पर 1 लाख रुपए का वैल्यू आएगा, रुपीज 1 लाख। प्लीज लिसन टू द चॉइसेस वेरी वेरी केयरफुली। 1 करोड़ का सवाल, 1 लाख रुपए आएगा, 2 लाख रुपए आएगा, 3 लाख रुपए आएगा या 4 लाख रुपए। यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में? 1 लाख आएगा, 2 लाख आएगा, 3 लाख आएगा, 4 लाख आएगा? आप बताएंगे, मैं नहीं बताऊंगा, लॉजिकली सोचिए। मेरे पास पैसा कितना आया हुआ है एप्लीकेशन पे वो देख लीजिए। मेरे पास 2 रुपए आए हुए हैं ऑन 2 लाख शेयर, तो मेरे पास टोटल 4 लाख रुपए मेरी जेब में पड़ा है। मेरी जेब में 4 लाख रुपए है जो मुझे एप्लीकेशन पे आया हुआ है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में कितना पैसा आना चाहिए? अरे कोशिश तो करो, गलत दे दो जवाब। चार लाख कितने हैं? 4 लाख वाले 3 लाख, 2 लाख, 2 लाख। सर कैसे? मुझे एक बात बताओ, ये जो तुम्हारे पास टोटल 4 लाख आए थे, 31 मार्च पे पड़ा है, इनमें से कितने लोगों को अलॉटमेंट दोगे? पूरे 4 लाख वालों को अलॉटमेंट मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता ना। सिर्फ 2 लाख का पैसा तुम अपने एप्लीकेशन पे एक्सेप्ट कर सकते हो, तो यही 2 लाख रुपए है विच रिप्रेजेंट्स 1 लाख शेयर्स इनटू 2। इनके लिए आप बोलेंगे शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तो तुमने मुझसे अगला सवाल पूछा कि बिल्कुल सर 2 लाख रुपए तो आपने यहाँ दिखा दिए, बाकी 2 लाख रुपए कहाँ दिखाओगे? दैट इज शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग रिफंड। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग रिफंड ये अदर करंट लायबिलिटीज में जाता है। पढ़ाऊंगा बेटा आने वाले समय में, अभी ये अदर करंट लायबिलिटीज में जाता है, समझे? ये अदर करंट लायबिलिटी से कहां पे है? ये नीचे देखो, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी और इसमें लास्ट में गिवन है ये रहा अदर करंट लायबिलिटी। समझे क्या? तो सर जी मैंने आपके साथ इक्विटी के दोनों पार्ट्स कवर कर दिए हैं, जिसके अंदर उसने कहा है शेयर होल्डर्स फंड और शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अब मैं लायबिलिटी के दोनों पार्ट्स पे जाता हूं। ये बेसिक ओवरव्यू है, तो बेसिक ओवरव्यू की तरफ सुनो, इसको फिर और डिटेल में जाएंगे हम लोग, ठीक है? फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं अपने पास नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज की तरफ। अब लायबिलिटी का क्वेश्चन में आए, लायबिलिटी में सारी लायबिलिटी के 12 महीने में तुमने पे करनी है, या कुछ ऐसी हो सकती है जो मोर देन 12 मंथ्स वाली हो सकती है? बताओ, हो सकती है ना? तो नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी को अलग अलग सेग्रीगेट कर दें, कर दीजिए सर। नॉन करंट लायबिलिटी कौन सी होंगी? जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है, अब ये 12 महीने में नहीं पे करना होगा, उनको लंबे समय के बाद पे करना है। अब इसके अंदर और 4 हेडर्स आपको देखने को मिलते हैं, और फर्दर सब हेड्स आपको देखने को मिलते हैं, जहां पर वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी एंड अदर नॉन करंट लायबिलिटी जो कहीं पर भी नहीं आई वो सब कवर करता है। ये देखिएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या हो गया? तुम्हारे डिबेंचर्स हो गए, लोन्स हो गए। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या होता है? इसके लिए भी थोड़ा देर रुक जाइए, AS 22 मेरे को आपको पढ़ाना है। जैसे ही मैं AS 22 में आप लोगों के साथ जाऊंगा, आपको वहां पर हम ये जो चीज है पूरा एक्सप्लेन करेंगे, DTI क्या होता है, अभी के लिए नहीं। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज इस पे आते हैं, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन माने जैसे प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, प्रोविजन फॉर सम लीगल क्लेम्स, जो ऐसे प्रोविजन बना रखे हैं जिनका लायबिलिटी मेरा अगले 12 महीनों में नहीं है, उसके बाद है, उनको बोलते हैं अपन लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। तो ये आ गया अपना लॉन्ग टर्म प्रोविजंस की बात, ठीक है? ये 4 फर्दर सब हेड होते हैं। अब लॉन्ग टर्म बोरिंग मतलब लोन्स आ गए, लॉन्ग टर्म प्रोविजन मतलब लॉन्ग टर्म प्रोविजन आ गए, जैसे प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, प्रोविजन फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, प्रोविजन फॉर सम क्या कहते हैं अपने पास ये लीगल क्लेम, सो वो सब प्रोविजन यहाँ पे आ गए। नाउ इनके अलावा बोरिंग्स हो गए, प्रोविजन हो गए, कोई और अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है जो ऊपर नीचे कहीं नहीं आया, वो यहाँ पे आएगा, जैसे सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव्ड। अब अगर मैंने कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट रिसीव किया है, लेट्स सपोज मेरा कॉन्ट्रैक्ट था 5 साल का और सिक्योरिटी डिपॉजिट मुझे मिला है, अभी सिक्योरिटी डिपॉजिट मुझे 5 साल तक अपने बुक्स में होल्ड करके रखना है, क्या सिक्योरिटी डिपॉजिट को अपना इनकम रियलाइज कर सकता हूं? द आंसर इज नो। मैं अपनी बुक्स में रखूंगा, जब 5 साल के बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो मुझे उसे वापस करना है, तो वो मेरे पास मेरी अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में बैठा रहेगा तब तक। सही बात समझ में आती है? ठीक हो गई बात? चलिए अब करंट लायबिलिटी पे आते हैं। करंट लायबिलिटी ने भी आगे अपने 4 सबहेड्स बनाए, करंट लायबिलिटी ने भी आगे अपने 4 सबहेड बनाए। कौन कौन से भाई? लॉन्ग टर्म, सुनो, लॉन्ग टर्म बोरिंग था जो 12 महीने से ऊपर वाला बोरिंग था, वो शॉर्ट टर्म बोरिंग भी होगा जो मैं अगले 12 महीनों में पे ऑफ करा दूंगा, ठीक है? लॉन्ग टर्म है तो शॉर्ट टर्म बोरिंग भी होगा। अच्छा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन है तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी बनते होंगे। यार तुम कह रहे हो ना सर याद नहीं होता, मैं तो तुम्हें लॉजिकल बता रहा हूं, अगर लॉन्ग टर्म बोरिंग है तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी होंगी, ऐसी बोरिंग जो अगले 12 महीने में पे करा दूंगा। लॉन्ग टर्म प्रोविजन है जो बहुत लंबे समय के बाद मुझे पैसा पे करना है, तो ऐसे भी प्रोविजन होंगे जो मैं शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए बना रहा हूं, मान लो कोई ऐसा लीगल क्लेम है जो मुझे अगले 6 महीने में पे करना है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन भी हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, ट्रेड पेबल्स में आ जाएंगे। अब जो इन तीनों में नहीं आए वो कहां जाएंगे? अदर करंट लायबिलिटीज। वो कहां जाएंगे? अदर करंट लायबिलिटीज। और अदर करंट लायबिलिटी का भी एक एग्जांपल दिया था, कौन सा बच्चा बता सकता है? स्क्रीन पर दिखा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग रिफंड। चलिए कोई दिक्कत नहीं बेटा, अभी आपकी शुरुआत है, धीरे धीरे आप इस फॉर्मेट के साथ इतना कंफर्टेबल हो जाओगे जब तक हम कोर्स खत्म करेंगे कि आप फिर कहोगे सर ये तो हम भूल ही नहीं सकते कभी लाइफ में। शॉर्ट टर्म बोरिंग आया, ऐसी बोरिंग जो कि 12 महीने में मैं पे ऑफ करा दूंगा। ट्रेड पेबल आया मेरा, क्रेडिटर, क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल। अच्छा, अब इसके अंदर क्या है, मेरे को अलग से दिखाना पड़ता है कि एमएसएमई को कितना आउटस्टैंडिंग है, टोटल आउटस्टैंडिंग ड्यूज ऑफ एमएसएमई, जो मैंने अपने पास एमएसएमई को पेमेंट कराना है, मतलब मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, सरकार ने भी रूल निकाला है कि उनके लिए अलग से बताइए आपको छोटी कंपनियों को क्या देना है, एंड अदर देन एमएसएमई को कितना देना है, तो ये अलग से दिखाना पड़ता है। अगर क्वेश्चन में आया कि एमएसएमई को इतना पे करना है, बाकी बाकियों को रिमेनिंग बैलेंस है, तो हम अलग से दिखाएंगे उसको, रिक्वायरमेंट है बेटा बस। अदर करंट लायबिलिटी
एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन मैंने बताया लॉन्ग टर्म में तो शॉर्ट टर्म भी होंगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अदर करंट लायबिलिटी की अगर मैं बात करता हूँ, अदर करंट लायबिलिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग रिफंड तो है ही है, एग्जांपल पीछे बहुत लिखे हैं, बट एक बार अपन खुद सोचते हैं एग्जांपल। सर रेंट आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, डिबेंचर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, अभी तक मैंने पे नहीं करवाया। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। लायबिलिटी साइड खत्म हो गई, इक्विटी एंड लायबिलिटी पता लगा आप लोगों को? क्या तुम्हें पता है कि तुमने आधी बैलेंस शीट पढ़ ली है और सीख ली है? चलो मेरे साथ बोलो तुम बैलेंस शीट आ जाओ अपने कॉपीज में। भैया बच्चे तो भाई बहुत प्यारे प्यारे हैं, बच्चे जो है अपने पास अगर एक बार अपना जो है ना वो बना ले डिसीजन, तो उसके बाद तो फिर भाई साहब वो बच्चे जो है अपने पास फिर एक ही बारी में समझ जाते हैं सारी बातें। देखो बैलेंस शीट में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, अभी मैं सिर्फ इक्विटी एंड लायबिलिटी की बात कर रहा हूँ। एक पोर्शन है आपका इक्विटी वाला और एक पोर्शन है आपका लायबिलिटी वाला। मैंने क्या बोला, सभी के दो दो हैं सब हेड्स। इक्विटी के दो सब हेड्स कौन से हैं बेटा? एक तो आ रहा है शेयर होल्डर्स फंड और एक आ रहा है आपके पास लिखो ना इसको मेरे साथ, ये मेरी प्रैक्टिस थोड़ी ना है भाई। क्या मैंने सी इंटर का एग्जाम लिखना है? क्या तुमने लिखना है? अगर हमने लिखना है तो नालायकों फिर मेरी शक्ल क्यों देख रहे हो? इसको लिखो जो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं। नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। ठीक है, शेयर होल्डर फंड में अपने पास आगे क्या आया था? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, शॉर्ट में लिखो बेटा, एंड मनी रिसीव्ड अगेन। बताओ, लॉन्ग टर्म बोरोइंग आया था, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आया था, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आया था। शुरू हटा था, बस लैपटॉप देख के आया। ओके। एक मिनट हटा ना।